हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज ये फर्स्ट इकोनॉमिक्स का क्विज़ क्लास है एंड ये बेसिकली नेट के अपडेटेड सिलेबस के अनुसार है। तो ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बेसिक्स के ऊपर होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिमांड कर्व। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। द क्वांटिटी कंज्यूमर्स वुड लाइक टू बाय इन एन आइडियल वर्ल्ड, द क्वांटिटी, ऑप्शन बी है द क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग टू सेल, ऑप्शन सी है द क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच एंड एवरी इनकम, ऑल अदर थिंग्स अनचेंज्ड, और ऑप्शन डी है द क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच एंड एवरी प्राइस, ऑल अदर थिंग्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो इसका आंसर देने से पहले लेट अस डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। ओके, सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल referring to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for a specific good or service, holding all other factors constant. An increase in the price of a good or service will decrease the quantity demanded and vice versa. देखिए, आपको आईफोन पसंद है तो आप उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो ये डिज़ायर होते हैं। ठीक है, अब आपको नौकरी मिला है तो अब आपके पास पैसा है आईफोन खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब आप डिज़ायर को अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसको हम डिमांड कहते हैं। सो डिमांड बेसिकली इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। ठीक है, और डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तब डिमांड कम हो जाएंगे, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। dx है डिमांड फॉर से कमोडिटी x। ठीक है, और px मतलब उस x कमोडिटी का प्राइस। ठीक है, और ये रिलेशनशिप आई होप सिंपल है, आपको समझ में आएंगे, क्योंकि देखिए आईफोन का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको आईफोन 7 चाहिए तो आप 22,000 अफोर्ड कर सकेंगे। ठीक है, आईफोन 7 के लिए। लेकिन अगर आईफोन 7 का प्राइस इंक्रीज होकर 25,000 हो जाते हैं, देन आप परचेज नहीं करेंगे, राइट? इसलिए प्राइस इंक्रीज अगर होंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो यही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, इट्स डिमांड इंक्रीजेस। प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगा, एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, इट्स डिमांड डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उन डिफरेंट फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप ही हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी है और वर्टिकल एक्सिस में प्राइस। ठीक है, और डिमांड कर्व आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, सो जब प्राइस, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज से दिया गया है, सपोज 12 रुपये में क्वांटिटी डिमांडेड है 80। ठीक है, अब प्राइस इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 12 to 16, तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गया है 80 से 60। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। तो डिमांड मतलब हम डिमांड कर रहे हैं क्या, हम डिज़ायर कर रहे हैं कमोडिटी को, एंड वी कैन अफोर्ड दैट, वी आर विलिंग टू बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट? तो ऑप्शन डी होंगे, आंसर इज डी। ओके ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अ फॉल इन प्राइस, 4 options. The first option is will cause an inward shift in demand
will cause an outward shift of supply. Option C leads to a movement along a demand curve and option B leads to a higher level of production. तो अब इससे रिलेटेड बाकी जो ऑप्शंस है वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व से रिलेटेड है. तो शिफ्ट कब होते हैं आपने नोटिस किए हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हम कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ये अदर थिंग्स क्या है, इस अदर थिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में जब प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड कर्व, इस पर्टिकुलर डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है. फॉल होने से पॉइंट बी से पॉइंट ए में वो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. सो आंसर इज ऑप्शन सी. तो बाकी का जो ऑप्शंस है इन शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के बारे में, तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं शिफ्ट को, डिमांड कर्व जब शिफ्ट होते हैं. तो पहला जो ऑप्शन है वो है रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स. और अब ये क्या है, देखिए कोका कोला और पेप्सी सब्सटीट्यूट गुड्स है. कैसे, आप दोनों में से सिर्फ एक को चूज कर सकेंगे आप, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ खरीदने पड़ेंगे. राइट. तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होते हैं होगा. फॉर एग्जांपल कोका कोला का प्राइस इंक्रीज होने से लोग पेप्सी को ज़्यादा डिमांड करेंगे. राइट. तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड का केस. और फॉर एग्जांपल प्रिंटर का प्राइस फॉल करने से लोग ज़्यादा प्रिंटर खरीदेंगे और प्रिंटर खरीदने के कारण इंक कार्ट्रिज का डिमांड भी ज़्यादा होगा. राइट. तो ये है रिलेटेड गुड्स का कंसेप्ट. नेक्स्ट है इनकम. जो इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद हमारे पास रहते हैं. तो इस इनकम इंक्रीज होने से लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे नॉर्मली. ये नॉर्मल गुड्स का केस है. लेकिन गुड्स अगर इन्फीरियर हो तो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. तो अगर वो सोचेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो आई मीन टू से लोगों का डिमांड चॉइसेस या टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अनुसार वैरी करते हैं. नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, इनकम एंड अवेलेबिलिटी. तो ये जो बात है कि अगर मतलब एक कंज्यूमर अगर वो सोच रहे हैं कि उसका फ्यूचर प्राइस डिक्रीज होगा तो वो करंट पीरियड में डिमांड नहीं करेंगे. तो ये है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का कंसेप्ट. नेक्स्ट है पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से डिमांड ज़्यादा होगा. और नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड. अब देखिए नेसेसरी या एसेंशियल का जो आइटम्स है जो आपको बहुत बहुत ज़रूरत है इस टाइप का गुड्स, तो इसका प्राइस इंक्रीज होने से आपका डिमांड डिक्रीज नहीं होगा. राइट. क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स है. तो प्राइस के अलावा ये सब जो बाकी फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं यूजुअली, इनको हम कांस्टेंट रखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में. हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को ही देखते हैं. ठीक है. लेकिन जब हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी के फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे, बाकी के फैक्टर्स चेंज होने से डिमांड कितना अफेक्टेड होगा, तो तब डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा. ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस फिक्स्ड है एट 12. ठीक है. तो बाकी के फैक्टर्स जो हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो सब चेंज होने से जब डिमांड इंक्रीज होगा तो डिमांड शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स आउटवर्ड या राइट साइड टू D2, फ्रॉम D to D2. राइट. और जब डिमांड डिक्रीज होगा तो वो इस साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे फ्रॉम D2 से D0. ओके. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. तो डिमांड शिफ्ट होंगे जब अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, चेंज होने से डिमांड कितना अफेक्टेड होगा, तब शिफ्ट इन डिमांड होंगे.
ठीक है। और प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप के केस में सिर्फ मूवमेंट अलोंग द डिमांड होगा, मतलब प्राइस चेंज होने से सिर्फ डिमांड कर्व में ही मूवमेंट होगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड फॉर अ नॉर्मल प्रोडक्ट may shift outwards if option A price decreases, option B price of a substitute good rises, option C the price of a complement rises और option D है income fall करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है डिमांड फॉर अ नॉर्मल प्रोडक्ट, एक नॉर्मल प्रोडक्ट के बारे में हम कह रहे हैं, तो वो शिफ्ट होंगे, हम डिमांड कर्व शिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो शिफ्ट होंगे अगर इन चार में से कौन सा ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस। क्यों? देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला का प्राइस इंक्रीज होने से पेप्सी का डिमांड इंक्रीज होगा, तो दोनों ही नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज होने से पेप्सी जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार, उसका डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, so I hope this question is clear. Next we move on. Giffen goods are those goods, यहाँ पर 4 options हैं, which are very short in supply. Next option is for which demand increases as price increases. Third option is which has a very high income elasticity of demand, and the fourth option is none of the above. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो ये है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस है मतलब नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड को ये सब केसेस फॉलो नहीं करते हैं, लाइक वेवलेन गुड्स, गिफन गुड्स, नेसेसिटीज, बैंडवैगन इफेक्ट, कंस्पिक्यूअस नेसेसिटीज, फिर कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, स्पेक्यूलेटिव मार्केट। तो ये सब केसेस है जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिफन गुड्स का आंसर बी होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज, सो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा, जो कि लॉ ऑफ डिमांड वायलेट करते हैं। ठीक है, ओके, देन वी मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन। ओके, डिक्रीज इन इनकम should, option A, shift demand for an inferior product inwards, shift demand for an inferior product outwards, shift supply for an inferior product outwards, shift supply for an inferior product inwards. Okay, तो ये 4 ऑप्शंस है। तो इससे पहले हम 3 टाइप्स ऑफ कॉमन 3 टाइप्स ऑफ डिमांड डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये है 3 कॉमन टाइप्स ऑफ डिमांड। हमने प्राइस डिमांड ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, अभी तक हमने प्राइस डिमांड ही डिस्कस कर रहे थे। अभी तक प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल करेगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। इनकम के बारे में, इनकम डिमांड मतलब इनकम चेंज होने से डिमांड का क्या होगा, तो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में होते हैं। इन्फीरियर गुड जो कि 5th क्वेश्चन में है, इन्फीरियर गुड के केस में ऑपोजिट होते हैं, मतलब इनकम इंक्रीज होने से उस इन्फीरियर गुड का डिमांड डिक्रीज होंगे। सो यूजुअली द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इस लाइन को हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए, यूजुअली द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज एज द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज अनलेस द कमोडिटी हैपन्स टू बी एन इन्फीरियर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही बात है। और क्रॉस डिमांड मतलब कि हम पेप्सी और कोका कोला का एग्जाम्पल हमने दिया है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट गुड्स में हमने एग्जाम्पल दिए हैं ऑन प्रिंटर और इंक कार्टेज का एग्जाम्पल हमने दिए हैं। तो कैसे रिलेटेड गुड्स एक दूसरे का डिमांड अफेक्ट करती है, तो ये भी हमने डिस्कस किए हैं, राइट। तो 5th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन का आंसर होगा कि इनकम डिक्रीज होने से क्या होगा,
इन्फीरियर प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होगा। अब इन्फीरियर प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, इनकम चेंज हो रहा है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होंगे राइट। तो डिमांड कर्व शिफ्ट किस साइड में होंगे, आउटवर्ड होंगे, क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से इन्फीरियर प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर प्रोडक्ट ए वुड, four options are there: shift demand for product A outwards, shift demand for product A inwards, shift supply for product A outwards, shift supply for product A inwards. तो कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज मतलब शिफ्ट इनवर्ड होगा राइट, क्योंकि क्रॉस डिमांड का मतलब क्या है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होने से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होंगे द आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन इंक्रीज इन द प्राइस अदर थिंग्स ऑल अदर थिंग्स अनचेंज्ड लीड्स टू, ये बहुत ईजी है, शिफ्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन ए एंड बी नहीं होगा, ऑप्शन सी है अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एंड ऑप्शन डी, ये डी होगा, ऑप्शन डी एन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो ये ऑप्शन सी होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगा राइट। सो इट्स ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है इफ अ प्रोडक्ट इज अ वेबलिन गुड। तो हमने पहले डिस्कस किए हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में, तो हमने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं कुछ एक्सेप्शंस, तो उनमें से वेबलिन गुड एक पॉइंट था। ओके, आई एम शोइंग इट राइट नाउ। सी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है वेबलिन गुड्स। ओके, तो वेबलिन गुड लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते हैं। फाइन, तो इस चार ऑप्शंस में इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये ऑप्शन सी होगा, क्योंकि डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड और प्राइस इनवर्स रिलेटेड होते हैं, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी। फाइन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ प्रोडक्ट इज एन इंफीरियर गुड। एक प्रोडक्ट अगर इंफीरियर गुड हो, तो इंफीरियर गुड के बारे में भी हमने डिस्कस किए हैं, तो हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए है डिमांड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इनकम, ऑप्शन बी है डिमांड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस, ऑप्शन सी है डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, ऑप्शन डी है डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो क्या है इंफीरियर गुड का केस? देखिए, जब इनकम इंक्रीज होने से डिमांड जब इंक्रीज होगा तो उसे हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। इनकम इंक्रीज होने से डिमांड जब डिक्रीज होगा तो उसे हम इंफीरियर गुड कहते हैं। तो डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू इनकम। ओके, सो इट्स ऑप्शन ए। फाइन, एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10, individual demand schedule shows option A tabular presentation of the law of demand. Next है prices of goods. Option C है quantities of a commodity purchased and option D है all of the above. तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का क्या होते हैं। इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स गिवन है और एक इंडिविजुअल का डिमांड गिवन है, और आप देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ओके, 100, 200, 300, 400, 500, और यहाँ पर इंडिविजुअल का डिमांड भी चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 50, 40, 30, 20, 10। ओके, तो ये एक इंडिविजुअल के बारे में ये टेबल रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, और जब हम ग्राफ में ये प्लॉट करते हैं तो हमें एक डिमांड कर्व हमें मिलेगा जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होगा। ठीक है, और ये है मार्केट डिमांड कर्व।
demand curve, I'm sorry, not demand curve, it's demand, I'm very sorry, it's market demand schedule. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर कंज्यूमर ए का डिमांड गिवन है, कंज्यूमर बी का डिमांड गिवन है और ए और बी को ऐड करके हमें मिल रहा है मार्केट डिमांड. ओके, तो इसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो अब let's go back to the question. Individual demand schedule shows A, B, C, D. तो यहाँ पर सिर्फ टैब्यूलर प्रेजेंटेशन नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड का, यहाँ पर प्राइसेस ऑफ गुड्स भी गिवन होता है और क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज परचेज भी होता है. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज आंसर डी. ओके, सो दैट्स इट. आई होप ये क्लियर है ये वीडियो आपको, आप सबको. सो वी विल कम अप विथ मोर क्विजेस एंड मोर वीडियोस, so stay tuned. Okay, and keep watching, keep learning. Okay, bye bye.